पोस्टुलेट्स हैं, देखिए एक बार फटाफट से। सबसे पहला पोस्टुलेट ये कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ना वो न्यूक्लियस के चारों तरफ एक फिक्स ऑर्बिट में घूमता है और ये ऑर्बिट ऐसा है जिसकी एनर्जी जिसकी इलेक्ट्रॉन अगर मान लो ये जो ऑर्बिट ऐसा है जिसकी एनर्जी फिक्स है ना, ये जो पाथ है इसकी एनर्जी फिक्स है ना, मान लो इसकी एनर्जी E1 है, इस वाले पाथ की एनर्जी E2 है, इस वाले पाथ की एनर्जी E3 है ना, इसको आप लोग एनर्जी लेवल भी बोल सकते हो, एनर्जी शेल भी बोल सकते हो, है ना। और जब जब इलेक्ट्रॉन एक फिक्स पाथ पे घूमेगा तब तब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स रहेगी ना, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एक फिक्स पाथ पे घूमते हुए कभी भी चेंज नहीं होती है ना। ये सबसे पहला पोस्टुलेट था बोर का। तो उसने क्या बोला, कहता है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज कब होगी, तब चेंज होगी जब इलेक्ट्रॉन एक से दूसरी जगह जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन, अभी ये न्यूक्लियस है, चलो इसको मान लेते हैं ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन ये E1 फर्स्ट ऑर्बिट में है, फर्स्ट एनर्जी लेवल में है और ये E2 है। इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जाना है तो क्या करना पड़ेगा, लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाएगा तो एनर्जी अब्सॉर्ब करनी पड़ेगी डेल्टा E। कितनी एनर्जी अब्सॉर्ब करनी पड़ेगी, E2 - E1। और वहीं पर अगर मान लो इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से ग्राउंड लोअर एनर्जी लेवल में आता है तो एनर्जी एमिट करेगा। अब वो जो एनर्जी उसने एमिट करी है, यस, वो किसके बराबर हो सकता है, डेल्टा E जो उसने एनर्जी अब्सॉर्ब या फिर एमिट करी है किसके बराबर होगा, h न्यू के बराबर होगा, है ना। भाई एनर्जी एमिट करेगा तो फोटॉन्स की फॉर्म में ना, रेडिएशन एमिट करेगा और उसका जो फोटोन होगा उसका अगर फ्रीक्वेंसी न्यू है तो आप लोग डेल्टा E बराबर लिख सकते हो किसके, h न्यू के, है ना। तो डेल्टा E यहाँ से हो जाएगा न्यू को आप लोग h c बाय लैम्डा भी लिख सकते हो, ठीक है ना। और डेल्टा E किसके बराबर है, E2 - E1। अब लोअर से हायर में जा रहा है तो एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, हायर से लोअर में एनर्जी एमिट करेगा। मतलब जब तक एक फिक्स पाथ में घूमेगा तब तक उसकी एनर्जी चेंज नहीं होगी, लेकिन जैसे ही वो एक से दूसरे पाथ में जाएगा, एक से दूसरे एनर्जी लेवल में जाएगा तब उसकी एनर्जी चेंज हो जाती है ना। ये चीज बोली थी किसने सबसे पहले, बोर ने, ठीक है सर। फिर उसने कहता है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल हो, है ना। अब ये बात आती है कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, उसका फार्मूला होता है mvr, है ना। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वो क्या होगा, h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। यहाँ पे जो n का वैल्यू होगा वो 1 2 3 4 5 ऐसे हो सकता है। यहाँ पर m क्या है, m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r क्या है, वो रेडियस जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। मतलब इसी वाला जो आपने स्टेटमेंट लिखा है इसको मैं कह सकता हूं क्वांटाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। मतलब आपने ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू फिक्स कर दी है। क्या हो सकती है इसकी वैल्यू, h/2π हो सकती है, यस, 2h/2π हो सकता है, यस, 3h/2π हो सकता है ना, लेकिन 1.5 h/2π नहीं हो सकता, 0.5 h/2π नहीं हो सकता, इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए h/2π का। ये पोस्टुलेट है जो काम में आता है हमारे, जब हम लोग आगे कुछ और कैलकुलेशंस करेंगे उनमें, है ना। मेरे हिसाब से ये वाला चीज समझ में आपको आसान चीज है, ठीक है, डन। चलिए फिर ये तो हो गया पोस्टुलेट की बात। अब इन पोस्टुलेट्स के बाद क्या करना पड़ता है हमें कुछ डेरिवेशंस करने होते हैं और जहां से हम लोग रेडियस वगैरह वेलोसिटी वगैरह इनके फॉर्मूले डिराइव करते हैं। यस, इलेक्ट्रॉन जो है उस ऑर्बिट में घूम रहा है, इसका रेडियस r है, इसका मास v है और वो v वेलोसिटी से घूम रहा है। और यहाँ से आगे फॉर्मूला है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डायरेक्शन बराबर होगा किसके, mv स्क्वायर r, है ना। तो देखो हमने फॉर्मूला लिखा था k z e स्क्वायर r स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर r। यस, इसको आप ऐसे लिख सकते थे k z e स्क्वायर r इज इक्वल टू mv स्क्वायर। याद आएगा कुछ, ये रिलेशन लिखा था मैंने कलर कोड में। अब सुनो मेरी बात, मान लो मुझे क्या करना है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट निकालना है। क्या करना है मुझे, रेडियस ऑफ ऑर्बिट निकालना है। कई बार मैं रेडियस नहीं कर रहा हूं, लेकिन कई बार जिससे आप लोग आराम से ये सारे रिलेशन कर सकते हो। अगर मुझे ऑर्बिट का रेडियस निकालना है, आप देखो मैं रिलेशन लगाया mvr इज इक्वल टू n/2π, जो वैल्यू हमने यहां से आप वेलोसिटी वैल्यू निकालिए nh/2π m * r। और ये जो वेलोसिटी है इसकी वैल्यू यहां से निकाल के इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। यस, जैसे ही आप इस फॉर्मूले में पुट करेंगे आपको बाकी सारी चीजें आंसर हो जाएगी, आपको r एक्सप्रेशन मिल जाएगा, है ना। और वो जो r एक्सप्रेशन है उसमें जितने भी कांस्टेंट वैल्यूज हो उन सारे कांस्टेंट वैल्यू अप्लाई कर दो। जैसे आप लोग सारे कांस्टेंट वैल्यू अप्लाई करोगे आपका रेडियस का फॉर्मूला जो बनेगा 0.529, n ऑर्बिट रेडियस 0.529 * n स्क्वायर बाय z एंगस्ट्रॉम। ये आपको डेटा है जो ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला में काम नहीं चलेगा, आपको ये एग्जैक्ट फॉर्मूला याद रखना है। कितना आएगा 0.529 * 2 स्क्वायर। अब मैं ऐसे लिखता हूं इसको, ये कितना ऑर्बिट रेडियस r * 2 स्क्वायर। ऐसे अगर आप लोग n ऑर्बिट रेडियस निकालोगे ना तो उसका फॉर्मूला बनेगा n स्क्वायर टाइम्स ऑफ r1। n ऑर्बिट रेडियस इज इक्वल टू n स्क्वायर टाइम्स ऑफ r1, ठीक है। देखो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, अब वो कैसे मिलेगा, देखो ये जो रेडियस का वैल्यू आएगा, आप इस रेडियस की वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर दो। जो भी यहां से रेडियस का एक्सप्रेशन मिलेगा ना, जो भी यहां से रेडियस का एक्सप्रेशन मिलेगा आप उसको यहां पुट करोगे, आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, v की वैल्यू मिल जाएगी। और उस v एक्सप्रेशन में जितने भी कांस्टेंट्स हैं उन सारे कांस्टेंट की वैल्यू अप्लाई कर दो। तो उसके बाद अगर आप n ऑर्बिट में घूमते इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी निकालना चाहोगे तो आपको फॉर्मूला मिलेगा 2.8 * 2 2.8 * 10⁻6 z/n मीटर पर सेकंड, 2.8 * 10⁻6 z/n सेंटीमीटर पर सेकंड। यहां z क्या होता है, यहां से आपको ध्यान रखनी है, जो रेडियस होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है z के, और वेलोसिटी होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z और इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कई बार आपसे रिलेशन पूछ लेता है तो बताइए कौन सा रिलेशन करेक्ट है, रेडियस और वेलोसिटी के इसमें। तो देखो एनर्जी लोड होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। यस, मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी वैल्यू कैलकुलेट करके बताई थी, बोल रहा था फॉर्मूला रहा था हाफ k z e स्क्वायर r। अगर आप लोग पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे इलेक्ट्रॉन का तो मिलेगा माइनस k z e स्क्वायर r। अगर आप लोग टोटल एनर्जी निकालोगे तो वो फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो टोटल एनर्जी आपको मिलेगा माइनस k z e स्क्वायर r। ये तीनों एक्सप्रेशन आपके सामने है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी। यस, यहां से आप रिलेशन कह सकते हो कि जो मोल ऑफ टोटल एनर्जी होता है वो किस बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है, और जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो देखो 2 टाइम्स हो जाएगा इसका टोटल एनर्जी का, है ना। ये रिलेशन कई बार हमसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेते हैं रिलेशंस के बारे में। यस, ये टोटल एनर्जी एक्सप्रेशन आपके सामने है। अगर इसमें आप रेडियस वगैरह की वैल्यू पुट करो, k की वैल्यू पुट करो, आपको फॉर्मूला बनता है n ऑर्बिट रेडियस माइनस 2.8 * 10⁻18 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर जूल पर एटम। ये जूल वैल्यू है। अगर आप लोग यही वैल्यू चाहते हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगा -13.6 * z स्क्वायर बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, है ना। ये मैं आपसे कहूंगा कि वही वैल्यू आपको याद रखें। अगर मान लो आपको इन वैल्यूज को कैलकुलेट कन्वर्ट करना है तो भी आप लोग कर सकते हो। कैसे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपने बोला था 1.6 * 10⁻19 जूल है। यस, और आप लोग देखोगे 1 केल्विन हो जाएगा 4.18 जूल के बराबर। अगर आपको जूल में कैलकुलेट कन्वर्ट करना है तो 4.8 से डिवाइड करना, 4.2 से डिवाइड करना, एनर्जी वैल्यू करना। और यहां से आपको सीधा सीधा लिखना है कि जो एनर्जी वैल्यू होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर एंड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। एक चीज आपको बहुत और इंपॉर्टेंट कि जो सेकंड ऑर्बिट रेडियस होगी, है ना, वो फर्स्ट ऑर्बिट से ज्यादा होगी, थर्ड ऑर्बिट रेडियस सेकंड से ज्यादा, ऐसा चला जाएगा। जैसे 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 आप लोग न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे आपका एनर्जी वैल्यू बढ़ता जाएगा, और जो मैक्सिमम एनर्जी होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। मैक्सिमम एनर्जी कितनी होती है, इनफाइनाइट थी, और वो कितनी हो सकती है, 0 हो सकती है। एक क्रिटिकल क्वेश्चन आप समझ सकते हैं जो टोटल एनर्जी है वो नेगेटिव है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है। टोटल एनर्जी नेगेटिव होना ये सिग्निफाई करता है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसको न्यूक्लियस में अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, दिस सिग्निफाइज माइनस साइन, ठीक है। अच्छा, जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते जाओगे आपकी एनर्जी वैल्यू बढ़ेगी, एक चीज और ध्यान रखो, एनर्जी का गैप कम हो जाता है। सेकंड और फर्स्ट की जो एनर्जी है वो सबसे ज्यादा होता है, फिर उसके बाद थर्ड और सेकंड के बीच तो और कम हो जाएगा, फोर्थ और थर्ड के बीच ऐसे चला जाएगा। मतलब न्यूक्लियस से दूर जाने की एनर्जी बढ़ती है, लेकिन वो फर्स्ट के बीच एनर्जी का गैप कम हो जाता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ से याद आएगा इस आपको, है ना। अच्छा,
अब अगर मान लो आपके पास दो एनर्जी लेवल्स हैं, यस आपके पास दो एनर्जी लेवल है, ये रहा E2 ये रहा E1, ये दो एनर्जी लेवल है, इनके बीच एनर्जी का डिफरेंस अगर मैं बोल दूं डेल्टा E है, तो ये जो डेल्टा E का वैल्यू होता है ये आपको फॉर्मूला है, याद रखना है 2.8 into 10 to the power -18 into z square और 1/m² minus 1/n²। इस वाले फॉर्मूले का आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ना? इस वाले फॉर्मूले ये वाली किसका आएगी गुना है, ये किसका है गुना है। अब देखो इस फॉर्मूले से मुझे सीधा-सीधा दिख रहा है कि जो भाई n1 की वैल्यू होगी वो छोटी होगी और n2 की वैल्यू बड़ा होगा। मतलब E2 एनर्जी है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो शेल नंबर है वो n2 है और ये n1 है। बात समझिए, फिर दो ऑर्बिट्स के बीच दो शेल्स के बीच जो एनर्जी डिफरेंस है और लोग इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। अब देखो आप याद करो, आप डेल्टा E को x से लंबा लिख सकते हो और यहां से आप 1/λ की वैल्यू निकालोगे तो वही वैल्यू मिलेगी जो आपसे रहा था 10967 into z square 1/m² minus 1/n² सेंटीमीटर पर सेकंड। दिस इज व्हाट इट वाज। अगला समझिएगा, जैसे मान लो आपका इलेक्ट्रॉन है वो कहां से आया है, n2 से n1 में आ रहा है, n2 से n1 में आ रहा है तो टोटल कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस बनेगी, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। इसमें सारी लाइंस जो है वो ऐड की जाती है, उसका जो फॉर्मूला बनता है वो होता है n2 - n1 into n2 - n1 + 1 divided by 2। ये फॉर्मूला होता है जो आपके ध्यान में रखना होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन मान लो 4 से बना है तो 4 से बना n2 का वैल्यू 4 n1 का वैल्यू 1, आपसे पूछे टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी है, आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं ना। अब इससे इंडिविजुअल जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती है वो कैलकुलेट नहीं होती। जैसे मान लो पूछा आपसे इलेक्ट्रॉन 6 से बना रहा है लाइन 6 कितनी लाइंस बनेगी, उसमें फॉर्मूला बता देना क्योंकि ये टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है ना, ये टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। आप अगर इंडिविजुअल निकालनी है कि लाइन में कितनी बनेगी, बार में कितनी बनेगी तो आपको मेथड से करना पड़ेगा, पूरा लगा के डायग्राम बना के चेक करना पड़ेगा लाइन में कितनी और फॉर्म में कितनी, पास में कितनी, बैक में कितनी, ये टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा एक और दूसरा जो फॉर्मूला आपके ध्यान में रखना है वो बोलता है आयनाइजेशन एनर्जी, है ना, आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू E ∞ - E1। मतलब हाइड्रोजन की अगर मैं ग्राउंड स्टेट की बात करूं तो कौन सी होती है, फर्स्ट एनर्जी लेवल होती है, फर्स्ट E1 होती है और फर्स्ट एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन को डाल के कहां ले जाना है, इनफाइनाइट ले जाना है, तो कितनी एनर्जी मिलेगी, कितनी मिलेगी E ∞ - E1। अभी मैंने आपको बताया कि E ∞ की वैल्यू कितनी होती है और ये वैल्यू हो जाएगी -13.6 into z square n square कितना होगा हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां से आयनाइजेशन एनर्जी आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो 13.6 into z square इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर जाएगी। ये बहुत ही आसान सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एक बार डायरेक्ट हमसे आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू पूछ लिया है। अब आयनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन कहां से कहां लेके जाएगा, ग्राउंड स्टेट से इनफाइनाइट और हाइड्रोजन में ग्राउंड स्टेट कौन सी होती है, इलेक्ट्रॉन कहां से होता है, n = 1 होता है। ठीक है सर। अब इसके बाद जो तीसरा फॉर्मूला है वो है सेपरेशन एनर्जी। इसका फॉर्मूला सेपरेशन एनर्जी ये क्या होता है, देखो ये देखिए सेपरेशन एनर्जी का मतलब होता है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है, आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां प्रेजेंट है, सर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट किसी nth ऑर्बिट में, मान लो थर्ड एनर्जी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और उसको थर्ड से इनफाइनाइट ले जाना है तो कितनी एनर्जी मिलेगी, E ∞ - E1। तो सर यहां से इनफाइनाइट कितना हो जाएगा 0 और nth ऑर्बिट की रेडियस हो जाएगी -13.6 into z square n square इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और फॉर्मूला बनेगा 13.6 into z square n square इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर सेपरेशन एनर्जी। अब इस क्वेश्चन करते हैं ना, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं बेस्ड और जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो जेईई 2020 का क्वेश्चन है, चार्ल्स फॉर्मर कितनी शिफ्टिंग वाला क्वेश्चन पूछा। देखिए ये क्या क्वेश्चन है बस। अरे भाई बात बता, लैम्डा म्यू है ना शॉर्टेस्ट, इसका मतलब एनर्जी मैक्सिमम और एनर्जी मैक्सिमम इसका मतलब सर n2 का वैल्यू कितना होगा, इनफाइनाइट होगा और सर लाइन सीरीज इसका मतलब n1 की वैल्यू होगी और किस बात कर रहा है, हाइड्रोजन की बात कर रहा है, मतलब z इक्वल होगा। आपको फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फॉर्मूला है 1/λ = rz² 1/n² - 1/n²। ये वाला आपको फॉर्मूला है और ये क्या लंबा है r z का वैल्यू होगा 1/n² हो गया और 1/n कितना हो जाएगा 0 आएगा। तो एक इक्वेशन आपके सामने मिली, लंबा का वैल्यू कितना 1/r/r है कितना 1/r/r। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अच्छा अब बात करते हैं हीलियम प्लस, हीलियम प्लस के लिए z का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और कहता है बामा सीरीज मतलब n1 का वैल्यू 2 और हमसे कहा है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लैम्डा मैक्स। अच्छा लैम्डा मैक्स मतलब मिनिमम एनर्जी है और मिनिमम एनर्जी के लिए इलेक्ट्रॉन कहां से आना चाहिए, 3 से आना चाहिए, n2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 जाएगा। बात समझिए, तो यहां पर लैम्डा का फॉर्मूला आपको लगाएंगे rz² और वो जो लैम्डा है वो कैलकुलेट करनी है 1/n² ये हो जाएगा 4 - 1/n² हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे ये मिलेगा r2 + 4 ये हो जाएगा 36 ये हो जाएगा 27। तो 5 बटा 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, हो जाएगा 936 और लैम्डा इज इक्वल टू r /9। आप यहां से लैम्डा की वैल्यू किस बराबर होगी, लैम्डा हो जाएगा 1/r into 9/5 और 1/r किसके बराबर है, लैम्डा के बराबर, तो 9 लैम्डा 1/5 9 लैम्डा 1/5 9 लैम्डा 1/5 हो जाएगा लैम्डा का वैल्यू किसके लिए, हीलियम प्लस के लिए। अब किस तरह मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके ऑर्बिटल में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n की पावर 1 ये किसके साथ, सेकंड लो किसके साथ मैच करेगा, s के साथ मैच करेगा। यस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था, काइनेटिक एनर्जी होता है ½ a z e²/r। मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r के और जो r होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर n की पावर -2 मतलब थर्ड जो होगा मैच करेगा किसके साथ, p के साथ। अब हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं ना, कौन सा ऑप्शन क्या दिया कहता है सेकंड जो है वो r के साथ, फर्स्ट t के साथ, फर्स्ट t के साथ सेकंड q के साथ, फर्स्ट देखो किसके साथ मैच कर रहा है, सर फर्स्ट जो है t के साथ मैच कर रहा है, सर फर्स्ट जो है t के साथ मैच कर रहा है और फर्स्ट t के साथ मैच करने वाला कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। हां ये बात पूरा क्वेश्चन है और ये पहला बेस क्वेश्चन चाहिए आसान है ना। तो मेरे साथ सोच लीजिए यस मैच कर रहा है, थर्ड मैच कर रहा है t के साथ, थर्ड मैच कर रहा है t के साथ, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, सर यहां थर्ड मैच कर रहा है t के साथ, काम ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो मैं हमेशा ये बता रहा कि ये चैप्टर है बहुत ही स्टोरी चैप्टर है, ये मेंस में आपको क्वेश्चन दिया है आसान, ये एडवांस हीलियम प्लस के लिए ट्रांजिशन लिखा है फ्रॉम द ऑर्बिट ऑफ रेडियस, मतलब एक ऑर्बिट ऑफ रेडियस 105.8 किलोमीटर है और वहां से इलेक्ट्रॉन आया एक ऐसे ऑर्बिट में जिस ऑर्बिट रेडियस 26.5 किलोमीटर है और हमसे पूछा है कि वेवलेंथ बताओ एमिटेड फोटोन की कितनी होगी। और यहां देखो उसने कहा कि दो रेडियस का मतलब फर्स्ट ऑर्बिट रेडियस उसको रेडियस बोलता है और 52.9 किलोमीटर कोई बात नहीं, हम ऐसे लिखना ना रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा, रेडियस का फॉर्मूला है 0.529 into n² z एंगस्ट्रॉम है ना। एंगस्ट्रॉम इज बड़ा किलोमीटर लिखो, एंगस्ट्रॉम मतलब 10 की पावर -10 हो गया, बोलो ये होगा। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं किलोमीटर में तो ये हो जाएगा 52.9 into n² z किलोमीटर, ये हो जाएगा। ठीक है सर, अब देखो क्वेश्चन क्या है, कहता है कि ये जो रेडियस है वो कितना रखा है 105.8 रखा है, 105.8 इज इक्वल टू 52.9 into n² z z हीलियम प्लस कितना होगा। अगर आप यहां से n की वैल्यू कैलकुलेट करोगे y2 कितना आप कैलकुलेट करने वाले, हम इलेक्ट्रॉन कहां से आया, दूसरा है और जैसे किसका आया, फर्स्ट आया था ना, तो फिर देखो एक तो जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आया उसका रेडियस 26.45 रखे इज इक्वल टू 52.9 into n² z ना, z कितना हो गया, यहां से आप n का वैल्यू कैलकुलेट करोगे कितना आएगा, देखो यहां n² इज इक्वल टू 2 आएगा, n का वैल्यू प्लस माइनस 2 हो सकता है लेकिन हम सब जानते हैं कि माइनस 2 तो सेल का नंबर हो नहीं सकता, तो हमने प्लस वाली वैल्यू लिखी है वो प्लस वाली वैल्यू है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि आपका इलेक्ट्रॉन कहां से कहां है, 2 से बना है, n का वैल्यू 2 है, n का वैल्यू 1 है और हमसे पूछा है वेवलेंथ कितना होगा। तो आप कर लीजिए 1/λ is equal to r z square 1/n² minus 1/n²। ये वाला फॉर्मूला है और ये वेवलेंथ इससे r का वैल्यू आपको कितना लिखोगे 109 से पता लिखोगे, ये वैल्यू किसमें आएगी, सेंटीमीटर में आएगी, इसको आप कन्वर्ट करोगे किसमें, किलोमीटर में।
एक एग्जांपल कराओगे है ना। आर का वैल्यू कितना है, z u प्लस v2 है, यस n का वैल्यू कितना है, सॉरी n1 का वैल्यू कितना है 1, n का वैल्यू कितना है 2, सॉल्व करके उसको निकालना है ना। और यही आपका फाइनल आंसर होगा। मेरे साथ से आप ये क्वेश्चन करोगे और जहां तक मुझे पता है कौन सी चीजों को नहीं एक्सप्लेन कर पाया और वो नहीं कर पाया इसी वजह से हमें एक और एटॉमिक मॉडल की जरूरत पड़ी है जिसका नाम था क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है ना, जो सबसे लास्ट मॉडल है उसकी जरूरत पड़ी है। सबसे पहले बात करते हैं लिमिटेशन। सबसे पहले लिमिटेशन है कि ये जो एटॉमिक मॉडल है ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पर ही एप्लीकेबल है। इसके जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने भी कांसेप्ट्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे स्पीशीज के लिए एप्लीकेबल है जिसमें इलेक्ट्रॉन एक हो, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन स्पीशीज के लिए एप्लीकेबल है। ये सबसे पहला लिमिटेशन है इसका। दूसरा, एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट जीवन का, जीवन का क्या होता है कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस हमने बनाई थी, अगर आप उस स्पेक्ट्रल लाइन को मैग्नेटिक फील्ड में रखो तो वो स्पेक्ट्रल लाइंस स्प्लिट हो जाती है। मैग्नेटिक फील्ड में स्पेक्ट्रल लाइंस जो स्प्लिट होती है दैट इज नोन एज जीवन इफेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो स्पेक्ट्रल लाइन की स्प्लिटिंग होती है दैट इज नोन एज स्टार इफेक्ट। तो ये स्प्लिटिंग क्यों होती है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हमारा बोर्ड एटॉमिक मॉडल भाई एक्सप्लेन कर रहा है, उसको नहीं पता कैसे क्यों है। तो इसी वजह से हमने लिखा है इट फेल्ड टू एक्सप्लेन द जीवन इफेक्ट और भाइयों इट फेल्ड टू एक्सप्लेन द स्टार इफेक्ट। हां, दोनों को ही इसके बारे में नहीं पता, दोनों के बारे में नहीं पता। अच्छा, एक और चीज हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन मान लो 3 से में आया ना, n = 3 से n = 2 में आया, एक स्पेक्ट्रल लाइन बनी है ना। हमने कांसेप्ट में यही कहा, लेकिन एक्चुअली जब देखा गया हाई रिजोल्यूशन स्पेक्ट्रोस्कोप से, इसका क्या मतलब है, हाई रिजोल्यूशन मतलब जिसका जूम पावर है ना, इतना x इतना x इतना x 5x 515x है, तो ऐसे जूम पावर होती है, उसको बोला जाता है हाई रिजोल्यूशन स्पेक्ट्रोस्कोप है। तो उसकी हेल्प से हमने देखा ना, तो हमें ऐसा लगा कि ये एक लाइन ही है, ये सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन ही है, इसके आसपास 2-3 छोटी-छोटी स्पेक्ट्रल लाइंस और हैं। लेकिन वो हो क्या रहा था, जब आपने ज्यादा जूम नहीं किया था तो वो छोटी वाली लाइंस में दिखाई नहीं दे रही थी, जब आपने ज्यादा जूम किया और लाइन दिखाई दे रही। अब किसी ने पूछा, बोर्ड के पास उससे पूछा कि बोर्ड एक बात बता, ये स्पेक्ट्रल लाइन क्यों दिखाई दे रही है, हमारे एक चीज है 2-3 क्यों दिखाई दे रही है। तो इसका जवाब बोर्ड एटॉमिक मॉडल के पास नहीं था और इसी वजह से ये फेल गया। सबसे लास्ट में आता है कि इट इज रिलेशन ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये खतरनाक रिलेशन करता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। अब ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है वो भी हम लोग देखेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। तो ये छोटी-छोटी चीजें जो आप लोग ध्यान रखें,